मेनली देखेंगे नगर योजना की। मतलब आपको पता ही होगा जो हड़प्पा सभ्यता है विश्व में इसलिए विख्यात है क्योंकि इसकी नगर योजना जो टाउन प्लानिंग थी ना सबसे बेस्ट थी। जो इससे पहले सभ्यता थी जैसे मेसोपोटामिया हो गई, सुमेरियन की हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, उनकी सभ्यता इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उनकी टाउन प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी। पर जो हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग थी ना वो बहुत बेस्ट थी। दुनिया की सबसे बेस्ट सभ्यता में से माना जाता है हड़प्पा सभ्यता। तो हम डिस्कस करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता में टाउन प्लानिंग। चलो फिर हम देखते हैं इसकी नगर योजना। ओके, आप लोग आखिर तक जरूर बने रहना मेरे साथ। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता और देखेंगे नगर योजना टाउन प्लानिंग। तो मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि जो इसकी नगर योजना है दुनिया में सबसे बेस्ट थी और अभी तक इसको बेस्ट माना जाता है। मतलब जैसे कि अभी की नगर योजना है ना इससे भी ज्यादा बेस्ट होगी यहाँ की नगर योजना, ऐसा माना जाता है क्योंकि साफ सफाई इतनी रहती तो नहीं है लोग की पूछो मत। बहुत साफ सफाई होती थी इनकी, गलियां होती थी, घर होते थे, जो इनकी बात मतलब बाथरूम बना रखे थे इन्होंने, स्विमिंग पूल था मोहनजोदड़ो का एक बहुत बड़ा, जिसे मृतों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। जो ये चीज याद रखना आप लोग। तो हम जानते हैं इसके बारे में, टाउन प्लानिंग मेनली देखेंगे इस वीडियो में। ओके, तो वास्तव में जो सिंधु घाटी सभ्यता अपनी विशिष्ट एवं उन्नत नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि विश्व प्रसिद्ध है मतलब पूरी दुनिया में जानी जाती है अपनी टाउन प्लानिंग के लिए, सिर्फ टाउन प्लानिंग के लिए। और क्योंकि इतनी उच्च कोटि का वशिष्ठ विन्यास समकालीन मेसोपोटामिया आदि जैसे अन्य किसी सभ्यता में नहीं मिलती थी। जो पहले इससे सभ्यता थी ना, जैसे कि मेसोपोटामिया काफी प्रमुख सभ्यता है, आपने सुना होगा इराक का सभ्यता, जिसे आज का इराक कहा जाता है, जो दजला और फ्रात नदी के पास है। ओके, तो जो मेसोपोटामिया सभ्यता थी ये भी डेवलप थी, ऐसी बात नहीं कि डेवलप नहीं थी, ये भी काफी ज्यादा डेवलप थी। पर हड़प्पा सभ्यता ज्यादा डेवलप नहीं थी क्योंकि इसकी सभ्यता थी बहुत अच्छी सभ्यता थी, पर इसकी टाउन प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता की टाउन प्लानिंग अच्छी है। ओके, तो और आगे देखते हैं। और सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के नगर का अभिविन्यास शतरंज पट ग्रिड प्लानिंग, तो जो ग्रिड प्लानिंग नहीं होती उसके अनुसार बनाया गया था की तरह होता था। और जिसमें मोहनजोदड़ो हो गया कि उत्तर दक्षिणी हवाओं का लाभ उठाते हुए सड़कें करीब करीब उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पूर्व की ओर जाती थी। जो सड़कें थी उत्तर से दक्षिण की तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। तो देख सकते हो ये लोग, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी। तो इनकी जो सड़कें भी बहुत अच्छी थी और इसी प्रकार 4 सड़कों से घिरे हुए आयतों में आवासीय भवन तथा अन्य प्रकार के निर्माण किए जाते थे। मतलब जो 4 सड़कों चारों तरफ से आयत में घिरे हुए सड़कें और बीचों बीच क्या है, मकान है, भवन है, ये बनाया जाता है, जिनका निर्माण करा जाता है आवासीय भवनों का। ओके, तो हम एक एक करके जानेंगे। इसमें मेनली हम देखेंगे 5। तो ये थे कुछ, आप देख सकते हो मैप में भी देख सकते हो और ये देख सकते हो कि ये मेनली थे जो डेवलप थे, जो इंडस वैली के थे ना जितने भी नगर, तो ये ज्यादा डेवलप थे। तो हड़प्पा था और सबसे ज्यादा डेवलप था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है, यहाँ पे स्नानागार मिला है और इसमें मृतों का टीला भी कहा जाता था। तो ऐसा माना जाता है यहाँ पे जनसंख्या भी ज्यादा रहती होगी। और चुनडो है, लोथल है, कालीबंगा है। तो ये सब मेनली 5 देखेंगे हम, 5 नगर। ओके, और आप मैप में भी देख सकते हो ये रहा हड़प्पा जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, धोलावीरा, लोथल दोनों इंडिया में। ओके, तो हम डिस्कस करने वाले हैं इन मेनली इन चीजों पे। तो चलो हम देखते हैं, मैप में देख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो पहले देखते हैं हड़प्पा। ओके, जैसा कि हेडिंग में देखा हमने पहले हड़प्पा। तो हड़प्पा के उत्खनन से पता चलता है कि यह नगर तीन के घेरे में बसा हुआ था, 3 मील के घेरे में बसा हुआ था। जो हड़प्पा था 3 मील के घेरे में बसा हुआ था। वहां का जो भवना विशेष है ना प्राप्त है उनसे स्थापत्य की दृष्टि से दुर्ग क्या होता है पता है आपको? दुर्ग होता है कि देखो एक ना ऊपर बनाया जाता था, पूरा घिरा होता था, ऊपर की साइड होता था दुर्ग, ऊपर और नीचे की साइड होता था जिसे निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग होता था जो ऊपर बनता था और नीचे होता था निचला शहर, उसको कहते थे। तो ये डिफरेंट था। तो दुर्ग एवं रक्षा प्राचीर के अतिरिक्त निवासों, गृहों, चबूतरों तथा अन्नागारा का विशेष महत्व। ओके, जो हड़प्पा था इन चीजों के लिए महत्व से जाना जाता था। चबूतर थे यहाँ पे, गृह थे, अन्नागार था, ये सब कहाँ हड़प्पा में प्राप्त हुए। ओके, और वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा, सूतरंगेडोर और एक सुरकोटदा आदि के नगर निर्माण योजना के मुख्य रूप से समानता मिलती है। तो मतलब एक ही जितने भी ये नगर है ना ये एक ही समान के थे, चाहे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो या कालीबंगा हो, और बाकी जो अन्य नगर थे ये एक ही समान के थे, एक ही तरह के थे, एक ही प्रकार के नगर थे, जो मुख्य रूप से मानदेय की समानता थी। और इनमें से अधिकांश पुरस्थलों में पूर्व एवं पश्चिम दिशा में स्थित 2 टीले हैं। 2 टीले क्या होता है मतलब एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड। जैसे ऊपर की साइड वाले को कहा जाता था दुर्ग। ओके, दुर्ग कहा जाता था और जो नीचे था उसे निचला शहर कहा जाता था। और ऐसा माना जाता था कि जो ऊपर की साइड जो लोग रहते थे ना वो थोड़े अपर क्लास से बिलोंग करते थे, अपर क्लास फैमिली से, मतलब रिच फैमिली से, अमीर थे। और जो नीचे रहते थे वो थोड़े मिडिल क्लास फैमिली के थे, थोड़े गरीब। ये बैकग्राउंड था, ऐसा माना जाता है, इतिहास में ऐसा लिखा गया। ओके,
तो ऐसा माना जाता है। तो ये हड़प्पा हमने जाना। चलते हैं आगे। अब देखेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा भी काफी प्रमुख है नगर योजना में। तो कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल है जहाँ का नगर क्षेत्र भी रक्षा प्राचीर से घिरा है। तो रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है जो कालीबंगा ही एक ऐसा क्षेत्र है। और परंतु लोथल तथा शूरकटदा दुर्ग तथा नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्रचार से अवशिष्ट थे। तो एक ही प्रकार के जो लोथल और शूरकटदा, ओके, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्ग के अंदर महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथा धार्मिक भवन एवं अन्नागार स्थित है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये थे ना नगर, इनके अंदर की साइड महत्वपूर्ण प्रशासनिक मतलब जो शासन वगैरह चलता है उसका, और धार्मिक स्थल होते हैं जैसे मंदिर वगैरह और भवन। और अन्नागार, अन्नागार क्या होता है जहाँ पे अन्न रखा जाता है, अनाज रखा जाता है, वो होगा यहाँ पे स्थित होगा कालीबंगा में। और हड़प्पा में गढ़ी के अंदर समुचित ढंग से उत्खनन नहीं हुआ है। तो अभी उत्खनन हुआ नहीं है तो इसकी पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी इसकी उत्खनन चल ही रहा है और अभी भी इतिहास में बहुत चीजें खोजी गई है। अभी हाल में ही कालीबंगा के कुछ अवशेष भी मिले थे हरियाणा साइड। और दुर्ग देखते हैं सिटाडल क्या होता है, जिसे दुर्ग को इंग्लिश में कहा जाता है सिटाडल। ओके, तो ये जानते हैं आप, ये देख सकते हो ये फोटो, ये सिटाडल का फोटो, सिटाडल है ये, आप देख सकते हो किस प्रकार है, ये किस प्रकार बना हुआ है। हम आगे भी बहुत चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। तो हड़प्पा की नगर रक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था, जो था ना एक दुर्ग का निर्माण करा गया था, और जो आकार में समकोण चतुर्भुज का दृश्य था। उत्तर दक्षिण की ओर इसकी लंबाई, तो लंबाई देख लो आप 460 गज तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 215 गज अनुमानित है। तो इसका अनुमान लगाया गया और इसकी ऊंचाई लगभग 40 फुट है। तो इसकी ऊंचाई है जो 40 फुट है। और जिस टीले पर इस दुर्ग का अवशेष प्राप्त है उसे विद्वान एवी टीला कहा गया है। तो एवी टीला कहा गया, जो टीला मिला है। ओके, तो सिटाडल आप देख सकते हो दुर्ग को कहते हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई भी देख सकते हो आप लोग, और फोटो भी देख सकते हो, काफी महत्वपूर्ण है। और मोहनजोदड़ो का दुर्ग देखते हैं, मोहनजोदड़ो का दुर्ग। तो हड़प्पा की भांति यहाँ दुर्ग भी एक टीले पर बना हुआ था, जो दक्षिण की ओर 20 फुट और उत्तर की ओर 40 फुट ऊंचा था। तो मोहनजोदड़ो भी काफी डेवलप था। मोहनजोदड़ो ये कैसा था जो बहुत ज्यादा डेवलप था, हड़प्पा के बराबर था ये, मतलब हड़प्पा के आसपास ही था ये, उससे ज्यादा ही था मोहनजोदड़ो, जिसे मृतों का टीला भी कहा जाता है। तो याद रखना आप लोग, मोहनजोदड़ो को मृतों का टीला कहा जाता है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। तो सिंधु नदी की बाढ़ के पानी ने इसके बीच कुछ भागों को काटकर इसे 2 भागों में विभक्त कर दिया था। कुछ विद्वानों के अनुसार प्राचीन काल में नदी के एक धारा दुर्ग के पूर्वी किनारे पर अवश्य रही होगी। तो जो धारा थी अवश्य ही रही होगी एक पूर्वी किनारे पर। ओके, और 1950 ईस्वी में उत्खननों के उपरांत यह मत प्रतिपादित किया गया कि इस दुर्ग की रचना हड़प्पा सभ्यता के मध्यकाल में हुई। तो जो 1950 में खुदाई हुई थी ना, इसके अनुमान लगाया गया इसके बाद कि जो हड़प्पा है ना सभ्यता के में मध्यकाल में होगी जो मोहनजोदड़ो की दुर्ग। ओके, और इस दुर्ग का कोटला के नीचे पक्की नाली का निर्माण किया गया था, जिससे बाढ़ के पानी का बाहर निकाला सकते थे। जो नीचे ना नालियों का निर्माण करा गया था, जो नाली होती है उनका निर्माण करा गया, जिसकी वजह से फालतू पानी निकाल सके। तो ये होता था। और मोहनजोदड़ो काफी डेवलप था, आपको पता ही होगा कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा नगर था जो काफी डेवलप था। अब जानते हैं कुएं। ओके, तो आप देख सकते हो इस फोटो में कुएं, ये है इंडस वैली का ये कुआं, फोटो में देख सकते हो। तो साधारण सभी भवनों के अंदर कुएं होते थे। तो मतलब जितने भी भवन थे सभी में कुएं प्राप्त हुए, जितने भी इतिहासकार थे सभी को कुएं मिले हैं जितने भी थे। और जिनका आकार प्रधानतया अंडाकार होता था, जो अंडाकार होता था, जिनके कुओं का आकार होता था, मतलब कुआं दिखता कैसे था, अंडाकार, देख सकते हो इस फोटो में। और इनकी जगत की परिधि 2 से 7 फुट नाप की होती थी। जो इसकी है ना परिधि 2 से 7 फुट, मतलब 7 फुट के भी मिले हैं और 2 फुट के भी मिले हैं। ओके, मोहनजोदड़ो के निवासियों ने अपने भवनों में शौच गृह भी बनवाए थे, और कभी कभी वे स्नान गृह के साथ ही होते थे। तो मतलब ये क्या है कि देखो मोहनजोदड़ो था काफी डेवलप था, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल मिले हैं, स्विमिंग पूल, बाथरूम मिले हैं, शौचालय जिसे कहा जाता है, बाथरूम मिले हैं, स्विमिंग पूल मिले, मतलब नहाते थे, बाथरूम मिले हैं, और चारों तरफ से घिरा होता था। और आधुनिक काल के परंपरा उसी अनुकरण है। तो जो मतलब जो बाथरूम है कि अभी के टाइम पे या बाद में जो बना, इसी के बाद बनाए, इसी को देख के बनाए गए। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि जो इतिहासकार है ऐसा बोला, और आज के टाइम पे उन्हीं को हमने देख के बनाया, मतलब प्राचीन इतिहास से हमने कॉपी करा है। अब देखेंगे दोस्तों नालियां।
तो नालियाँ भी काफी महत्वपूर्ण थी, नालियाँ भी बहुत अच्छी बनाई हुई थी इन्होंने कि नालियाँ मतलब इतनी साफ सफाई थी, नालियाँ मतलब घरों के बाहर नालियाँ थी और सीधा जाता था, फिर छोटे नाली थी, फिर बड़ा नाली था, इस प्रकार नालियाँ बनी हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय वस्तु या स्थापत्य कला उत्कृष्ट उदाहरण वहाँ की सुंदर नालियों की व्यवस्था से प्रती थी। जो नालियों की व्यवस्था थी काफी अच्छी थी, इसमें पूरा कचरा चला जाता था, फिर वो शहर से बाहर एक बड़ा नाला होता था और उसमें जाके मिल जाता था पूरा कचरा। ओके, और इसका निर्माण पक्की ईंटों से होता था और ताकि गलियों के जलमल का निकास निर्बाध रूप से हो सके। जो पक्की ईंटें थी ना उससे निर्माण होता था इसका, पक्की ईंटे से, जो कि धूप में पकाए जाते थे, इवन जला के भी पकाए जाते थे आग में। ओके, तो इसका निर्माण होता था और जिस प्रकार इन ईंटों को कुछ नुकसान न हो और जो गंद मल जो भी है गंदगी वो आराम से बह के चला जाए। और भवनों की छत पर लगे परनाले भी उनसे जोड़ दिए जाते थे। जो छत पे थे उस परनाले मतलब जैसे कि आपने देखा होगा आज के टाइम पे जो पाइप जाती है छत से, उसी प्रकार यहाँ पे परनाले होते थे, तो उनको जोड़ दिए थे नालियों से ताकि जो भी बारिश वगैरह या कुछ कचरा होता है वो आराम से नालियों में चला जाए। और लोथल में ऐसी अनेक नालियों के अवशेष मिले हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। तो और इन नालियों को ढकने की भी व्यवस्था थी, मतलब क्या नालियों को क्यों ढका जाता हुआ, ताकि जो आंधी वगैरह चले तो नालियों में रह जाए और नालियां जाम ना हो जाए। मतलब जैसे गटर में पूरा कचरा भर जाता है तो जाम नहीं हो जाता, उस प्रकार जाम ना हो जाए, इसलिए नालियों को ढकने की व्यवस्था भी थी यहाँ पे। नालियों को ढका जाता था। बहुत ये मतलब इतनी उत्तीर्ण थे इन चीजों में, साफ सफाई में पूछ नहीं सकते आप लोग, काफी डेवलप थी ये सभ्यता, इसलिए इनको हड़प्पा सभ्यता कहा गया, इंडस वैली सभ्यता, इनको तो डेवलप सभ्यता कहा गया था। और सड़कों के किनारे नालियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मानुष मोखे होल्स बनाए हुए थे, मतलब गड्ढे बनाए हुए थे, मोखे बनाए हुए थे, का समुचित प्रावधान रहता था, मतलब थोड़ी आगे जाके गड्ढे बना रखे जिससे साफ सफाई हो सके इजिली, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो सके। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी नालियां मिली है जो सोखने वाले खड्डों में गिरती थी। जो कुछ मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसी नालियां मिली है जो सोखने वाले खड्डे में मिल जाती थी, गिर जाती थी। और इन नालियों में कहीं कहीं दत्तक मेहराब भी पाए गए हैं, तो दत्तक मेहराब भी पाए गए। ओके, अब दोस्तों जानेंगे सड़कें, यहाँ की सड़कें कैसी थी। ओके, तो सड़कें भी काफी थी, टाउन प्लानिंग का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा इनके। तो सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना की वास्तुकला की दृष्टि से मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। जो मार्ग थे स्थान, मार्गों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है इसका, जो नगर योजना में काफी महत्वपूर्ण रोल है। तो इन मार्गों में सड़कों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अनुरूप किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य मार्गों का जाल प्रत्येक नगर को प्राय 5-6 खंडों में विभाजित करता था। जो था ना, जो प्रत्येक जाल में 5-6 खंडों में विभाजित करता था। और मोहनजोदड़ो निवासी नगर निर्माण प्रणाली पूर्णतः परिचित थे, इससे वहां के स्थापत्यविदों ने नगर की रूपरेखा लेआउट में मार्गों का विशेष प्रावधान किया। तो जो सड़कें थे उसका विशेष प्रावधान किया, पूरी तरह से ध्यान रखें कि साफ सफाई का बिल्कुल किस प्रकार यहाँ से आ जा सकते हैं, घरों में प्रवेश कर सकते हैं, पूरा ध्यान रखें, घर में किस प्रकार खोलना है, दरवाजे किस साइड खुलेगा, इसको देख देख के ही बनाया था सड़कों का। और नगर की सड़कें संपूर्ण क्षेत्र एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो एक दूसरे को ना, जो सड़क थे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, और उत्तर दक्षिण तथा पूर्व में पश्चिम की ओर जाती थी। जो थी ये सड़कें उत्तर दक्षिण से तथा पूर्व पश्चिम की ओर जाती थी। और कालीबंगा में भी सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली थी। यहाँ के मुख्य मार्ग 7.20 मीटर तथा रास्ते 1.80 मीटर चौड़े थे। और यहाँ भी कच्ची सड़कें थी, परंतु स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मतलब सड़कें तो कच्ची थी, मतलब ऐसा नहीं कि सारी सड़कें मजबूत ही थी, बहुत अच्छी थी, कुछ सड़कें कच्ची भी थी, पर यहाँ स्वच्छता का ध्यान दिया जाता, जो इनकी साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान देते थे ये लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग तो बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। कुछ सड़कें बहुत अच्छी थी यहाँ की, और कुछ सड़कें जो खराब थी उन पे स्वच्छता का ध्यान दिया जाता था, साफ सफाई रखते थे। और कूड़े के लिए सड़क के किनारे खड्डे बने थे अथवा कूड़ेदान रखे गए थे। वो जो सड़क नहीं होते उसके साइड में कूड़े बने थे, ताकि जो मिट्टी वगैरह उस साइड में हो जाए और खड्डे में गिर जाए। और कूड़ेदान रखे हुए थे ताकि कूड़ा भी ना फैले सड़कों पे। आज के टाइम पे तो स्वच्छता अभियान चला ही रखे हैं, तो स्वच्छता अभियान, और ये तो उसी टाइम के हैं, देख सकते हो आप लोग, इतिहास में याद रखे हैं सब चीजें। और वास्तव में सड़क जाल निष्कासन व्यवस्था, सार्वजनिक भवनों आदि के विशद विवरण मानसार ग्रंथ, मानसार शिल्प शास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है, जिसके रचयिता मानसार है। एक शिल्प शास्त्र विषयक ग्रंथों में अत्यधिक बल दिया गया है, तो काफी ज्यादा बल दिया गया है। और आप देख सकते हो साफ सफाई पे कितना ज्यादा ध्यान देते थे ये लोग, साफ सफाई पे पूरा ध्यान रखते थे, घरों में रहते थे। मतलब यार इतनी डेवलप थी ना कि पूछ नहीं सकते, और आज के टाइम पे दुनिया कॉपी करती है इनकी सभ्यता को। तो ये काफी डेवलप सभ्यता थी, और मतलब इतनी डेवलप थी, नगर योजना इतनी बेस्ट थी, आप लोग इस वीडियो में देखा आपने।
और इतनी बड़ी सभ्यता आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सभ्यता खो कहाँ गई, कहाँ चली गई सभ्यता, इसका पतन कैसे हो गया, खो कैसे गई। तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ आया होगा, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो सुनामी आई होगी, भूकंप आया होगा, या पानी सूख गया होगा, भूखमरी फैल गई होगी, या महामारी फैल गई होगी, बीमारी हो गया होगा। आपने सुना होगा कितनी बीमारी, जैसे कि आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, इससे पहले प्लेग, स्वाइन फ्लू, ये सब ऐसी कोई बीमारी आ गई होगी। इस प्रकार इनका पतन हो गया और ये खो गए, या आर्यों का आक्रमण, मतलब मध्य एशिया से कुछ विदेशी आक्रमण हुए, जिस वजह से इनका अंत हो गया होगा। पर कुछ इतिहासकार के सब अलग अलग सोच है, अलग अलग थॉट्स है लोगों को। तो जो हम इसका पतन देखेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जिसमें हम सिर्फ पतन ही देखेंगे इसका। ओके, तो आपने इस वीडियो को आखिर देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग टीसी स्टडी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।